हाँ जी, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पढ़ा। हमने ना अब इसके बाद ना ये इसके ना पोर्शन है। पोर्शन से मुराद ये है कि जैसे एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और बाकी कुछ अदर फाइनेंसिंग वेज हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो अगर इसमें से पहले जो सवाल आए हुए हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का सिर्फ एक आया हुआ है, बाकी सारे एमसीक्यूज में है और हर दफा एमसीक्यूज में आते हैं। मतलब ये 3-4 नंबर का पेपर यहां से आता है और ये एक दफा आप पढ़ के बस समझ लें तो पेपर में जब वो ऑप्शन नजर आएंगे तो याद आ जाएगा कि इसमें ये चीज होती है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 5 या 6 ऐसी पार्ट्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो ये एज इट इज अंग्रेजी लिखना जरूरी नहीं, आप इसके बुलेट्स बनाकर 5-6 पॉइंट या जितने आपको याद हैं वो लिख कर आ जाए। यानी इस चैप्टर को हमने इतनी एक रिस्पेक्ट देनी है कि जितने के इसके में से मार्क्स आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा इस जिंदगी में कि वो इसमें से 15 नंबर दे दे, लेकिन कोई पता नहीं चलता। जैसे अगर वो इस्लामिक फाइनेंस का सवाल दे दे तो वो तो 10-12 नंबर से कम हो ही नहीं सकता, या वो अदर फाइनेंसिंग के मेथड दे दे और अगर वो 4 मेथड है उसके चारों मेथड दे दे तो फिर इस एक मेथड देगा तो 4-5 नंबर, चारों मेथड दे दे तो फिर मसला हो जाए। तो इसमें हमारे लिए सिर्फ आप कुछ हाईलाइट कर लेते हैं कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपको एक करंट अकाउंट के ऊपर ये आपको पैसे मिल जाते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई टर्म लोन की तरह पैसे नहीं करने पड़ते। फिर उसके बाद ये रीपेएबल होता है ऑन डिमांड। और जो टर्म लोन होता है, टर्म का मतलब ही क्या होता है? शरायत। टर्म्स का क्या मतलब होता है? शरायत। तो ये शरायत के ऊपर लोन नहीं होता बल्कि अकाउंट के ऊपर होता है। तो ये कभी भी बैंक कह सकता है भाई मेरे पैसे वापस करो। उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट और इसकी फीस है वो टैक्स डिडक्टेबल है, और इंटरेस्ट पेड ओनली व्हेन अकाउंट इज ओवरड्रॉन। और अगर आप इसकी शरायत या लिमिट ब्रीच करते हो तो ये आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसके लिए ज्यादा बेस्ट होती है? डे टू डे ऑपरेशन के लिए। मतलब ये टोटल जो बातें हैं, एक बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 बातें आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। ये बाद में आप इसको अब याद करो ना करो कोई टेंशन वाली बात नहीं। एग्जैक्ट लाइन टू लाइन लिखना कंपलसरी है ही नहीं। इसके अलावा इस फाइनेंसिंग के अंदर और कोई बात नहीं। और ये बात आप पेपर में या तो आप अपने पास एक हाइलाइटर रखो कि या हाईलाइट कर लिया करो, या घर में जाकर ये एक समराइज करके समरी फॉर्म में लिख दिया करो। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सीडी की, इसमें 3 बातें हैं। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात क्या थी इसके अंदर कि भाई ये एक सिक्योरिटी है जो कि बैंक इशू करता है और इस बात की एक्नॉलेजमेंट लेता है, एक्नॉलेज करता है कि भाई डिपॉजिटर के पैसे मेरे पास है। और डिपॉजिटर को इसके बदले क्या मिलता है? मार्कअप, इंटरेस्ट मिलता है, एक स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट होता है जो लिखा होता है उसके ऊपर। और नेक्स्ट बात इसमें क्या होती है कि ये सीडी मार्केट के अंदर या मनी मार्केट के अंदर निगोशिएबल या ट्रेडेबल है कि आपको अगर टाइम से पहले पैसे चाहिए तो आप इसको सेल कर सकते हो। और इस फीचर ने इसकी जो मार्केटेबिलिटी है वो एनहांस की है। तो इसमें टोटल कितनी बातें होंगी? 3। पहली बात, इट इज अ सिक्योरिटी इश्यूड बाय द बैंक एंड एक्नॉलेज दैट डिपॉजिटर a specific amount या for a specific time a certain amount deposited to it for a specific period of time, या वो जिस तरह से मर्जी आपने अरेंज करके लिखा। अब यहां पर देखें कि जनाब यहां पर क्या लिखा हुआ है? a CD is a security issued by the bank acknowledge that a certain amount of money has been deposited with it for a certain period of time। ये चीजें हमारी जुबान के ऊपर वैसे अरेंज होनी चाहिए। तो जब हम कुछ इस तरह की 1-2 दफा इसको देखेंगे तो अगर मैं खुद आपको डेफिनेशन याद करने का तरीका बताऊं, टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन वो कभी भूलता नहीं।
जैसे मुझे अंग्रेजी में शुरू में मसला था, तो मैं जब कोई डेफिनेशन याद करने बैठता हूं तो उसको तोड़ के लिखता हूं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, पहले शुरू में मेरा जो अंग्रेजी के पेपर से वास्ता पड़ा वो लॉ का था हमारे लिए। जैसे अभी भी आपका दूसरा पेपर लॉ का है, तो हमारा भी दूसरा पेपर लॉ का था। तो पहली दफा जब लॉ पढ़ा तो बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं फिर, आप इमेजिन करें कि मैं अकाउंटिंग को 2 घंटे पढ़ता था और लॉ को 9 घंटे पढ़ता था अंग्रेजी की वजह, यानी टाइम टेकिंग था। लेकिन उसका मुझे फायदा क्या हुआ कि मुझे आज भी वो चीजें याद है इतने टाइम के बाद। जैसे एक डेफिनेशन पार्टनरशिप की होती थी। अब मैंने पार्टनरशिप को ये नहीं कि 4 दफा आंखें बंद करके रट लिया और फिर लिख लिया 2-3 दफा तो जी मेरा पार्टनरशिप का नहीं हो, ऐसे नहीं। पार्टनरशिप मैं कहता हूं पार्टनरशिप है क्या? इट इज एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है। किसके दरमियान एग्रीमेंट है? 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। किस चीज का एग्रीमेंट है? टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करने का। किसका प्रॉफिट? ऑफ अ बिजनेस। अब देखिए एक सीक्वेंस बना रहा हूं मैं। पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। किस चीज का प्रॉफिट? किसका एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट। किसका? ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कौन चलाता है? कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं डेफिनेशन आज से 10 साल पहले याद की थी और अरेंज करके याद की। अब देखिए सीडी के बारे में क्या कहूं? सीडी एज अ सिक्योरिटी कौन इशू करता है? इशूड बाय द बैंक। किस बात की इशू करता है? एक्नॉलेज करता है। किस बात की एक्नॉलेजमेंट? कि डिपॉजिटर के पैसे मेरे पास हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी आपको, अगर आपको ये याद हो गया सीडी के बारे में, जैसे हम गपशप कर रहे हैं, तो ये सारी जिंदगी नहीं भूलेगी कि सीडी एक सिक्योरिटी है, बैंक इशू करता है, ये एक्नॉलेज करता है कि इस डिपॉजिटर के पैसे मेरे पास मौजूद हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डेफिनेशन तो यही है। बाकी टूटी फूटी अंग्रेजी में हम लिख देंगे, काम चल जाएगा हमारा। गॉट इट? और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सीडी इशू टू द डिपॉजिटर अट्रैक्ट अ स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है कि वो डिपॉजिटर को इशू किया जाता है, क्यों? इंटरेस्ट की अट्रैक्शन के लिए, कि भाई आप 100 रुपए का सीडी खरीदो, आपको 120 रुपए वापस मिलेंगे, 20 रुपए आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिल जाएंगे। और डिपॉजिटर विल बी अनदर, वो तो ये तो सिंपल जनरल बात है ना। डिपॉजिटर एक बैंक भी हो सकता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। फिर सीडी आर निगोशिएबल या ट्रेडेड ऑन द मनी मार्केट। So if a CD holder wishes to obtain immediately cash, he can sell the CD on the। ये जो अगली लाइन है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ये तो एक्सप्लेनेशन होती है। हमने सिर्फ ये लिखना है कि जो CD है वो निगोशिएबल है, ट्रेडेबल है इन द मनी मार्केट। और आखिर में ये लिखना है कि दिस सेकेंडरी मार्केट एंड CD देम मेक्स देम अट्रैक्टिव। बस इतना ही काफी है। आगे लिखा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सेस कैश, कि ये फ्लेक्सिबल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, कैश मिल जाता जल्दी। लोग सीडी को खरीदते हुए घबराते नहीं है। क्यों नहीं घबराते? भाई चलो जितने दिन हमारे पास रहेगा थोड़े पैसे हमारे ऐड हो जाएंगे, और अगर हमारे जल्दी भी हमें चाहिए, जैसे प्राइस बॉन्ड है। अब आपने प्राइस बॉन्ड, सपोज दैट आपके पास, आपको लगता है कि आपने ना फीस में से पैसे बचा लिए और 1 साल अपने पास रखने हैं। अब एक पास अपने पास क्यों रखते हो? आप उसको इन्वेस्ट करके रखो। कैश को आइडल रखना नुकसानदेह है। अब जाओ सीडी मार्केट में जाओ, कुछ सीडी खरीद लो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदो, 3 महीने के लिए भी होते हैं, 2 महीने के, 8 महीने के, वो आपके थोड़े से पैसे ऐड हो जाएंगे। और आपको नहीं, अगर मुझे पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो ठीक है, अब मनी मार्केट में जाए, उसको बेच के पैसे ले लें। तो प्राइस बॉन्ड भी तो ऐसे है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइस बॉन्ड खरीद के रख ले। अगर मैं हलाल हराम के कुछ आपको छोड़ के बात कर रहा हूं, फिर हम सादा सी बात कर रहे हैं कि भाई इसमें होता क्या है, तो आप सिंपल ऐसा करें कि चले जाए प्राइस बॉन्ड लेकर रख लें। वैसे प्राइस बॉन्ड में एक और भी बात होती है कि जिस दिन उसकी कुरानंदाजी होती है ना, बैलेटिंग होती है, उससे पहले भी बेचे जाते हैं प्राइस बॉन्ड। कैसे? कि 100 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड कोई आपसे 110 या 105 या 120 रुपए का खरीद लेता है। वो रिस्क लेते हैं, वो जो खरीदते हैं ना, कि हो सकता है लग जाए, तो वो रिस्क लेना पड़ता है। फिर तो निकल गया तो फिर मौजे मौजे। सब 100 रुपए वाले का आज भी इनाम मेरे में कुछ 7-1 लाख रुपया है। तो अगर आपका इनाम निकल आता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आप जब मर्जी चाहे
प्राइज बॉन्ड किसी भी बैंक में चले जाए, मतलब जिसका वो उन्होंने अथोराइज किया, जैसे नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, उसमें आप अपना प्राइज बॉन्ड जस्ट लाइक कैश यानी चेक जमा करवाए, उसी वक्त वो आपको पैसे दे दे। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी मतलब बिजनेसमैन है, खास तौर पर जो मुसलमान नहीं है, मतलब जिसको सूद वगैरह का कॉन्सेप्ट वो उसको नहीं डील करते, तो वो कभी भी पैसे, कोई बिजनेसमैन होगा वो अपने पास नहीं रखेगा, वो कहीं ना कहीं पैसा अपना सर्कुलेशन में रखता है, ताकि वो कहता है खाली कैश तो उसकी डी वैल्यू हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी खराब हो रही है, तो इसलिए वो वैल्यू एडिशन करना चाहता है। तो पाकिस्तान में भी है, मुसलमानों में भी ऐसे हैं, वो भी इस तरह से करते रहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मेरे पास कुछ 20,000 की सेविंग हो रही है तो ऐसे में क्यों रखूं, बेहतर है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं ताकि वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। हाँ जी, टी बिल के बारे में कितनी बातें हैं, वही 2-3 बातें। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में 5-6 बातें हैं, सीडी के बारे में 3-4 बातें हैं, ट्रेजरी बिल के बारे में भी 2-3 बातें हैं। ट्रेजरी बिल क्या है, गवर्नमेंट इशू करती है, कैश डेफिशिएंसी जो उसको एक्सपेंस पूरे करते हुए डेफिशिएंसी आती है ना, तब एक बिल इशू करती है जिसे कहते हैं ट्रेजरी बिल। अब जब बिल इशू करेगी, आवाम खरीदेगी, पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, वो अपनी जरूरत पूरी कर लेगी, फिर जब गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा कर लेगी या कुछ करेगी तो आवाम को पैसा वापस कर देगी। अब जो टी बिल होते हैं, जरूरी नहीं कि हम खरीदते हैं, वो कोई बैंक भी खरीद सकता है, क्योंकि बैंक भी तो इन्वेस्टमेंट ही करता है, वो बैंक खरीद सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है, कोई आम बंदा भी खरीद सकता है। और ये मोस्टली क्या होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक तरीका है। जो हम आईएमएफ से लेते हैं ना, वो तो लॉन्ग टर्म है ना, वो तो हम कहते हैं कि अल्लाह करे आईएमएफ मर जाए, हमें पैसे ही ना देने पड़े। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि ये 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए। तो अब इसमें देखें, ट्रेजरी बिल आर इशूड, इसमें हमने क्या देखना है, ये एक बात लिखी हुई है, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म कैश डेफिशिएंसीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। टू फाइनेंस, पैसा इकट्ठा करना, किसके लिए? ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, कहते हैं टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म कैश डेफिशिएंसीज। कौन सी डेफिशिएंसी? इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। इसमें भी आगे इंटरेस्ट वाली बात है, दे आर एसेंशियली बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट गिविंग प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट टू देयर होल्डर ऑन मैच्योरिटी, कि जब वापस आएगा, वापस दोगे हमें 8 महीने बाद या 10 महीने बाद, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। वैसे 100 रुपए के बदले वो खुद स्टेटेड अमाउंट होगी, भाई आप ये 110 रुपए वाला 100 रुपए में खरीद लो, तो जब वापस पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? पूरे 110। उसके बाद ट्रेजरी बिल टिपिकली हैव टर्म्स लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी आफ्टर व्हिच द होल्डर इज पेड द फुल वैल्यू ऑफ द बिल। ठीक होगी बात? हाँ जी, ट्रेड क्रेडिट तो बिल्कुल ही आसान था। ट्रेड क्रेडिट तो आपने अपनी मर्जी से लिखना है कि क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम द सप्लायर, ये इसकी डेफिनेशन। सप्लायर से उधार पे चीज ले लेना, सबसे सस्ता और आसान। वैसे ये लफ्ज जो चीपेस्ट या चीप है, ये इसको बिजनेस में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज आपको पता है, जब लफ्ज हम चीप सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा दिमाग भी ऐसा चीप टाइप ही होता है, तो हम चीप का मतलब वो दूसरे वाला चीप ले लेते हैं। तो हालांकि इसका मतलब है सस्ता, तो इस वर्ड को बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बुक लिखने वाले ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका कोई और वर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो वर्डिंग है ना, ये बड़ी कमाल होती है बिजनेस के अंदर, अल्फाजों का जादू, तो ये इसको भी देखना पड़ता है। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया था, इसमें तो इतना कोई इशू नहीं है। अब हम कुछ और चीजों पे जाने लगे हैं आज, छोटी छोटी आज चीजें हम पढ़ेंगे, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो बट कल से हमारा प्रॉपर वो स्टार्ट हो जाएंगी, वो बिल्कुल नई चीजें। एक इस्लामिक फाइनेंस है, शायद थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा मुदारबा वगैरह के बारे में, मुशारका वगैरह, लेकिन बाकी आपने बाकी शायद मुझे लगता है जॉइंट वेंचर में नहीं पढ़ा होगा, उसके अंदर I2B के अंदर वेंचर कैपिटल होता है, एक प्राइवेट इक्विटी फंड होता है, मुझे लगता है पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा। हम ना लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कुछ बातें पढ़ने लगे हैं।
ये चीजें हमने पहले पढ़ ली थी, बस एक छोटा सा ये नोट पढ़ना है हमने। यहां से ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये हमने सारी पढ़ ली हुई है। इंटरेस्ट पार वैल्यू पर अप्लाई होता है, फ्लोटिंग रेट होता है, फिक्स रेट होता है, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। ये एक नजर पढ़ के आपने बस भूल जाना है, भूलना नहीं, बस समझ जाना है वही। ये हमने पढ़ लिया। ओवरड्राफ्ट हमारा हो गया। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ये हम लॉन्ग टर्म बैंक लोन के साथ ही पढ़ लेंगे। सीडी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया और हमारा ट्रेड क्रेडिट हो गया। अब हम जा रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ। बॉन्ड्स, लोन स्टॉक, डिबेंचर वगैरह होते हैं, यूरो बॉन्ड होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म बैंक लोन। कहते हैं इनमें ऑलमोस्ट काफी सारी बातें सिमिलर हैं, लेकिन चंद बातों की वजह से इनके नाम में फर्क है। तो ये किस मार्केट में ट्रेड होते हैं? सेकेंडरी मार्केट, या इसका क्या नाम होता है? कैपिटल मार्केट। हमने 4 मार्केट के नाम पढ़े। एक स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर क्या होता है? लिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं। फिर एक कैपिटल मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, वहां पर ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड और लॉन्ग टर्म सारे डिबेंचर, ये सारे ट्रेड हो रहे होते हैं। फिर एक सीडी मार्केट आ गई या मनी मार्केट, उसमें ये सीडी या शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं फाइनेंस के, वो ट्रेड होते हैं। और एट द एंड क्या है कि एक है AIM, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। उसमें क्या ट्रेड होता है भला? प्राइवेट इक्विटी फंड के जो हमने मेथड पर प्राइवेट प्लेसिंग वाला जो हमने पढ़ा था, वहां पर वो ट्रेड होते हैं। या दूसरे लफ्जों में प्राइवेट कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं ना, वो वहां पर ट्रेड हो रहे होते हैं। इनमें थोड़ा सा जो यहां से है ये MCQs में आ सकता है, ये एक नोट बस। ऊपर वाली बातें सिर्फ एक नजर आपने पढ़नी है और उसको खुद से हाईलाइट कर लेना, वही पुरानी बातें जो हमने पढ़ ली हैं। कहता है ये सारी बातें तो सेम है, बट ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं ये इनमें एक छोटा सा फर्क है। कहता है इसकी जो लाइफ होती है वो लेस देन 9 मंथ होती है कमर्शियल पेपर की। अब आप कहेंगे सर ये फिर लॉन्ग टर्म में क्या करने आ गया, इसको तो शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, इसकी तो लाइफ ही लेस देन 1 ईयर है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये किस में ट्रेड, किस में होता है? कैपिटल मार्केट के अंदर। किस में ट्रेड होता है? कैपिटल मार्केट में ट्रेड होने की वजह से इसका स्टेटस किस में चला गया? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। फिर वो कहता है जो लोन नोट होते हैं, स्टॉक नोट या लोन नोट, यानी ऐसे समझ लो जैसे CD टाइप चीज है ना, ये एक सर्टिफिकेट के नाम ही है। कहता है ये भी लेस देन, इसकी जो मेच्योरिटी होती है ना, मोस्टली क्या होती है? लेस देन 12 मंथ, लेकिन गवर्नमेंट के केस में ये 5 साल तक भी चले जाते हैं। अगर गवर्नमेंट को कर्ज चाहिए ना, तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए भी कर्ज ले सकती है। मतलब वो आपको लोन नोट दे देगी, मतलब जस्ट लाइक शेयर, वो आपको भेज देगी तो आपको पैसे मिल जाए। उसके बाद डिबेंचर और बॉन्ड के बारे में ये पेपर में हो सकता है आपको आ जाए थोड़ा सा, यानी इसकी MCQs ही आएंगे। डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन और बॉन्ड होता है सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन, और इन दोनों की लाइफ कितनी होती है? 5 to 20 ईयर्स। डिबेंचर अनसिक्योर्ड और बॉन्ड सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब यह है कि ये कोई अंडर राइटिंग होती है, कोई गवर्नमेंट या बैंक बैकएंड पे होता है कि भाई अगर ये कंपनी डिफॉल्ट कर देगी ना तो हम बैठे हैं, हम आपको पैसे दे दें। तो इसका मतलब है डिबेंचर में ये अनसिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर के पीछे कोई अंडर राइटिंग नहीं होती। तो कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई है तो जितने पैसे आपके रिकवर हो गए, वरना बाकी डूब गए। लेकिन बॉन्ड्स में ऐसा, तो इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है, ये आपके MCQs के लिए काफी है। ठीक होगी बात। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। ये हमारा अगला चैप्टर पूरा इसके ऊपर है। चार्ज की डेफिनेशन पे आते हैं। हाँ जी, चार्ज के बारे में कितना जानते हैं आप? ये लॉ में पढ़ा होगा चार्ज का लफ्ज, क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी। चार्ज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी अगेंस्ट एसेट्स। आपको पैसे चाहिए, आप अपना कोई एसेट के ऊपर चार्ज करवा लेते हो, मतलब अपना एसेट सिक्योरिटी के तौर पर दे देते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि जेवरात रखवाकर लोन ले लेना, घर की रजिस्ट्री के ऊपर लोन ले लेना, और जिसे आप
मॉर्टगेज या प्लेजिंग वगैरह भी कहते हो, कि ये उसी के मीनिंग में ही आता है। अब ये जो आपका चार्ज है ये दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लोटिंग। एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ये जो फिक्स चार्ज होता है नॉर्मली इमूवेबल पे होता है, नॉर्मली, नॉट 100%। किस पे होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। अब इसका क्या फायदा होता है कि जिसके ऊपर आपका चार्ज, या आपने सपोज दैट आपने कहा जी ये चीज है मेरी, जब तक मैं लोन नहीं दूंगा तो ये चीज मैंने नहीं ना सेल करनी है ना कहीं और किसी को देनी है। फिक्स का क्या मतलब है कि मोस्टली ये क्या होता है? इमूवेबल, और जब तक आप लोन वापस ना करो आप इसको सेल नहीं कर सकते। ये होता है फिक्स्ड चार्ज। और जो फ्लोटिंग चार्ज होता है ये होता है कि भाई आप इसके ऊपर ना एक से ज्यादा एसेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका स्टॉक भी होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये मूवेबल होते हैं। आपके अकाउंट रिसीवेबल भी होते हैं, और आपके कोई अदर एसेट्स भी हो सकते हैं, मशीन वगैरह। आप कहते हो जी मेरा स्टॉक, मेरे रिसीवेबल्स और मेरे अदर एसेट्स ये एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रख लो और मुझे लोन दे दो। और ये इसके अंदर आप अपना स्टॉक सेल कर सकते हो, आप अपने अकाउंट रिसीवेबल से पैसे रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट की तो ये फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज के अंदर। मतलब उसने एक शर्तें लगाई थी कि भाई आपका स्टॉक इस लिमिट से कम नहीं आना चाहिए, आपके अकाउंट रिसीवेबल इस लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, आपके अदर रिसीवेबल्स की कंडीशन इस लेवल पे होनी चाहिए, तो तब तक तो ओके है। लेकिन अगर आपने कोई कंडीशन वायलेट की, ब्रीच ऑफ द कंडीशन करोगे, तो जो फ्लोटिंग चार्ज है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फिक्स चार्ज के अंदर। या आपके इन एसेट्स की वैल्यू आपकी लोन से कम होना शुरू हुई तो तब भी जो फ्लोटिंग चार्ज है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज। तो पहली बात, चार्ज क्या है? चार्ज एक सिक्योरिटी है जो आप अगेंस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हो। चार्ज क्या चीज है? इट इज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड अगेंस्ट द लोन। फिर दो तरह के चार्ज हो गए, एक फिक्स और एक फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, और ये आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आप अपना सारा कर्ज डिस्चार्ज नहीं कर देते, लायबिलिटी खत्म नहीं कर देते। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा एसेट्स होते हैं और होते भी मूवेबल है, और ये आप सेल कर सकते हो, बट अगर आपने कोई वायलेशन की तो जो फ्लोटिंग चार्ज है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज के। अगर हम इसकी डेफिनेशन बुक से देखें तो लोन स्टॉक में बी सिक्योर्ड थ्रू अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। कहता है जो लोन स्टॉक या लोन की बात करते हैं। अच्छा, स्टॉक का लफ्ज का मतलब जो आपको पता है शेयर्स को भी स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, उनको स्टॉक बोलते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट का तो वही स्टॉक है ना जिसमें वो सेल परचेज कर रहा है। तो जो लोन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बॉन्ड्स वगैरह, तो उनको लोन स्टॉक भी कह सकते हो आप। लोन का स्टॉक वो तो आपका सिक्योरिटी का स्टॉक होता है ना, शेयर का स्टॉक, तो ये लोन का भी स्टॉक होता है। कहता है मे बी सिक्योर थ्रू द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मे बी ऑन अ स्पेसिफिक एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग। उसने इमूवेबल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, वो कहता है ये स्पेसिफिक एसेट होते हैं जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग। The specific assets cannot be sold while the loan is outstanding. तो सिंपल, पहले लोन स्टॉक्स में बी सिक्योर्ड अगेंस्ट द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या है कि ये किसके अगेंस्ट होता है? मे बी ऑन अ स्पेसिफिक एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, और दे कैन नॉट बी सोल्ड, ये सेल नहीं हो सकते while the loan is outstanding। फ्लोटिंग में आ जाए, फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स। अब यहां पर सिर्फ एक मेन फर्क है, मेजर फर्क ये है, वहां पर क्या लिखा हुआ है?
स्पेसिफिक एसेट, और इसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्लास ऑफ एसेट में क्या क्या हो सकता है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, मशीनरी। और सेल ऑफ सम एसेट्स ऑफ क्लास इज परमिटेड। लेकिन कब परमिशन खत्म हो जाएगी, परमिशन कब खत्म होगी, when a fault arises such as fault in payment of interest, a floating charge converted into fixed charge on the specific class of, हाँ उसमें वो कह सकता है कि भाई मैंने इतने पैसे लेने हैं और इसके हिसाब से ये एसेट्स आ रहे हैं, इनको स्पेसिफिक करो। पूरे सबको शायद ना करें, लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है, अगर आपने लेना 1 लाख है और आप सब पर कहते हो जी मुझे स्टॉक भी ना बेचो, रिसीवेबल भी मुझे दे दो, प्लांट और मशीनरी भी इधर ही रख दो, और लेना हमने 1 लाख है, तो फिर उसके हिसाब से क्या देखा जाएगा कि कोई भी अगर स्पेसिफाई करेंगे जो हमारे लोन को कवर कर ले। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन स्टॉक, ये वही पुरानी बात है। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। बस अभी हमने सिर्फ चार्ज पढ़ा, यानी वो तो कल वाले रिवाइज किए ना। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड का मतलब क्या है, होता ये है फेस वैल्यू होती है। यहां पर आप लोग ना मुझे सोच लग रहे हो, जाहिर सी बात है, हाँ नहीं जब्त नहीं करते, बल्कि वो बेच के अपना पैसा रिकवर करके बाकी पैसे आपको दे देते। गांव में तो जमीनें लोग करवाते हैं और जमीनों को जाते ही नहीं, बैंक वाले नहीं जाते, वो तो वो और मसला होता है ना, इसलिए नहीं जाते, वो पैसे नहीं देते, वो होता है ऐसा, वो तो गुंडा कर दिया। अच्छा होता ये है कि हर इंस्ट्रूमेंट की ना एक वैल्यू होती है। मुझे लगता है यहाँ पर ना वो एनवायरनमेंट वो नहीं, वहां पर ठंडा माहौल होता था ज्यादा, तो आप लोग एक्टिव नजर आते थे। अब तो सारे ऐसे ऐसे मुरझाने लग गए हैं कि कहीं गिर ही ना जाए। नहीं रिकॉर्डिंग वाला इशू ना हो तो फिर तो उधर ही बंदा कर लेता है, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। नहीं आज आप लोगों की वो जो एनर्जी है ना वो लो लग रही है जबरदस्ती। अच्छा फेस वैल्यू, शेयर हो, बॉन्ड हो या कुछ भी हो, उसकी फेस वैल्यू एक होती है, वो 100 रुपए भी हो सकती है और 1000 रुपए भी हो सकती है। अगर ना गिवन हो तो 100 और 1000 लेते हैं, अगर ना गिवन हो तो 100 या 1000 लेते हैं, और अगर गिवन हो तो फिर वही लेंगे। मोस्टली 100 1000 होती है, दोनों में से एक होती है। अब आपने एक कंपनी ने कहा, ये कंपनी इशू करती है, स्टॉक मार्केट में जाकर रखवा देती है, और हर बंदा अपने हिसाब से वो खरीदता है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल जाता है। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक को हम कहते हैं डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, ये मार्केट से मिलते हैं, और एक को कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन रेट या कूपन बॉन्ड्स। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। डीप डिस्काउंट, एक तो नॉर्मल बॉन्ड हो गया ना, नॉर्मल बॉन्ड क्या है, मैंने 100 रुपए वाला खरीदा, 15% रेट है, मुझे हर साल 15% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जीरो डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड का मतलब है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट से काफी कम होता है। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड का जो रेट है वो मार्केट से काफी कम होता है, मतलब अगर मार्केट में 15% पे बॉन्ड बिक रहे हैं ना, तो ये वाला बॉन्ड आपको 2%, 4% या 5% पे होगा, तो आपको के सर फिर इसको खरीदता कौन हो, कि अगर ये 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, मार्केट में 15% चल रहा है, ये 2% दे रहे हैं, ये 4% दे रहे हैं, तो इसको खरीदता कौन होगा। ये जब इश्यू होते हैं ना तो इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। मिसाल के तौर पर नॉर्मल बॉन्ड 100 रुपए का 100 रुपए में मिलता है, या 120 रुपए में मिल रहा होगा, ये 100 रुपए वाला बॉन्ड आपको 60 रुपए में मिल रहा होगा। और जब आप वापस इसे रिडीम करवाओगे, 100 रुपए का तो कंफर्म रिडीम होना ही होना है, हो सकता है ये एट प्रीमियम पे भी हो जाए। तो इसमें फिर अट्रैक्शन क्या है, इसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो कैपिटल गेन है, पता है ना कैपिटल गेन का। जब शेयर या बॉन्ड बेच के हमें जो प्रॉफिट होता है वो, तो इसका जो मेन लोगों का टारगेट होता है डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड के लिए, वो क्या है,
कि इंटरेस्ट तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, लेकिन मेन उनका फोकस होता है कि हमें एक सस्ता मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है, नॉर्मल से भी बहुत सस्ता। और दूसरा, जब इसकी मैच्योरिटी डेट के ऊपर हमें रिडीम होनी है वैल्यू, तो मेन हमारा इंटरेस्ट रिडेम्पशन वैल्यू है, ना कि इसका इंटरेस्ट है मेन टारगेट। वो तो बस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट के ऊपर बॉन्ड, वो कहता है ये बिल्कुल इस तरह का ही है। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी पे ज्यादा पैसे मिलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, सालाना इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। तो फिर क्या होगा, एक ही दफा मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी और वो अच्छी खासी होगी, मतलब वो सारे दुख दर्द दूर कर देगी। मतलब बिल्कुल, वो कहता है ये बिल्कुल इस तरह का सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन छोटा सा फर्क क्या है, डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है और इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अब इसके वो पेपर में आपको जो सवाल आ सकता है, अगर अलग से आया, डेफिनेशन आई तो वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएगी, अगर सवाल आया तो दो तरह से सवाल आ सकता है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड की तरह होता है, फर्क क्या है, रेट कम है। जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन रेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, तो फिर वही है, वो कहेगा चलो 60 रुपए का बॉन्ड ले जाओ, वापसी हम आपसे 120 रुपए का ले लेंगे। तो हमने कैलकुलेशन की कि वो भी 60 रुपए का है, वो वापस 100 रुपए का मिल रहा है, ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो कर करा के वो भी 115 20 25 रुपए का बन रहा है, ये भी 120 रुपए तो ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें इसके अब फायदे क्या होते हैं, कंपनी को क्या फायदे होते हैं, कंपनी को तो फायदे हैं, हाँ नो डाउट, एक नुकसान है कि उसे ज्यादा मैच्योरिटी वैल्यू पे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक फायदा भी तो है कि आपको हर महीने पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर एक कंपनी बेचारी पहले डाउनफॉल में जा रही है, तो वो पैसे लेकर तो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, जब इस काबिल हो जाए तो फिर पैसे दे दे। तो जीरो कूपन बॉन्ड में इमीडिएटली आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत है, बल्कि इंटरेस्ट देते ही नहीं है इसके अंदर। तो इसमें अगर आप देखें दोनों में फर्क, तो डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड में बस चीजें हाईलाइट करनी है और अपने अल्फाज में लिख लेना काफी है। अ डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड इज ऑफर्ड एट अ लार्ज डिस्काउंट ऑन द पार वैल्यू ऑफ द डेट, मतलब 100 रुपए की पार वैल्यू है ना, वो कहता है जनाब मैं 40% डिस्काउंट पे बेच रहा हूं, इसका मतलब है वो आपको कितने का मिल जाएगा, 60 रुपए का। That a significant proportion of the return to the investor come by way of capital gain, कहता है जो significant proportion of the return, कहता है जो उसको रिटर्न मिलना है, जो उसको प्रॉफिट होना है, to the investor comes by way of capital gain on the redemption rather than through interest। तो अब डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड क्या है, अगर मैं issued at a large discount at its face value या par value, एक बात होगी। दूसरा, significant return क्या है, significant return to the investor comes from capital gain rather than interest। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड हो गया, और 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, और आप कहेंगे जैसे 2 नंबर की डेफिनेशन है, 2 नंबर का मतलब है इंसान 48 पे नहीं फेल होता, ये 2 नंबर का फायदा, ठीक होगी बात। तो डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड अगर आपसे कोई पूछे तो पहले तो आप उर्दू में अरेंज किया करें दिमाग में, फिर उसकी अंग्रेजी बना लिया करें। तो डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड एट अ लार्ज डिस्काउंट ऑन द पार वैल्यू ऑफ द डेट। ठीक, इसमें जो सिग्निफिकेंट बंदे का इंटरेस्ट होता है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट या सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर कम्स फ्रॉम द कैपिटल गेन रादर देन इंटरेस्ट पेमेंट, हो गया डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड इज एक्सट्रीम केस ऑफ द डीपली डिस्काउंटेड बॉन्ड, कहता है ये उससे भी ये 2 हाथ आगे है, चलो उसमें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है ना, ये उसका भी एक्सट्रीम केस है, विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 0। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है बंदे को, लेकिन ये तो बंदे कहते हैं कि यार वो बाद में डर क्या लगता है, मेरे पैसे ना डूब जाए। पाकिस्तान के अंदर फेक चीजें भी तो बहुत है ना, और ऊपर से स्टॉक एक्सचेंज में मैं तो कहता हूं कि शुरू कर दो अभी से ही, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। स्टॉक मार्केट में थोड़े से पैसे, जैसे कुछ सस्ते शेयर्स नहीं मिल जाते,
उनकी थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, अब तो मेरे ख्याल में गुजर गए, कुछ टाइम है आपके वो लॉटरी लगने का। स्टूडेंट्स की लॉटरी लगती है जब एडमिशन हो रहे होते हैं या एडमिशन भेज रहे होते हैं। पता नहीं आप में से कोई लॉटरी लगाता है या नहीं लगाता, लेकिन ये अक्सर लगाते हैं कि वो फीस जब घर वालों से लेते हैं ना तो वो 2-2 3-3 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हाँ तो वो तो उनको पता होगा ना आप लोगों का। या फिर वो जब एडमिशन भेज रहे होता है बंदा तो उस वक्त थोड़ा सा देख लेता है। तो कुछ बच्चे तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि जैसे कि वो 5-5 हज़ार भी एक्स्ट्रा लो, 3 पेपर का 15,000 रुपए, थोड़ा तो नहीं होता। तो फिर ना अगर इस तरह का कोई आपका है या वैसे घर में भी पैसे पड़े होते हैं तो आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आपके तरफ वैसे ही आ जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन मतलब पैसे आपके पास 10,000 15,000 या 25-20 हज़ार है तो अभी से थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। इससे क्या फायदा होगा आपका? मैं ये नहीं कहता कि उससे फायदा ही होना है, नुकसान ही होना है। शुरू में नुकसान ही होना है, लेकिन ऐसा ऐसा आपको पता चल जाएगा किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस कंपनी में नहीं करनी चाहिए। और हाँ उसमें अभी आपको वापस लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई 2-3 कंपनी सेलेक्ट कर लो फिलहाल, थोड़ा सा ये नहीं कि उसको इसके लिए नहीं कि प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं, लर्निंग के लिए, कि आपके पास जब अच्छा खासा पैसा आएगा तो फिर ये होगा कि मैं तो कहता हूं कि जब ये स्टॉक मार्केट में हलचल होती है ना उस वक्त बड़ा छक्के लगते भी हैं और बंदा बोल्ड भी होता है, दोनों केसेस में होते हैं। अभी ये पिछले स्टॉक एक्सचेंज में जो अभी आई है वेरिएशन, इसके अंदर कुछ मेरे दोस्तों का बहुत ज्यादा छक्के लगे हैं और कुछ लोगों का पैसे डूबे भी है। मतलब एक भाई साहब है उसका कोई 1-2 लाख रुपया डूब गया। तो और मजे की बात यह है कि जिस दोस्त ने, एक ही मेरे दोस्त ने अपने भी इन्वेस्ट किए और उसके भी इन्वेस्ट किए, मेरे दोस्त को फायदा हो गया और जिसके पैसे थे उसको नुकसान हो गया। अब वो कहता है कि यार तू जो अपना फायदा ना वो आधा आधा कर। तो इस तरह से ना कर दो शुरू, अभी से करो ताकि ना थोड़ी सी चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाए, दिमागी तौर पर स्ट्रांग होना शुरू हो जाओ और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा ना इल्म भी आना शुरू हो जाए। वैसे तो फजूल काम करते रहते हैं, तो वैसे भी जब आपको एक सूट के पैसे मिले तो कोई सस्ता सूट ले लिया करो। तो मेरे ख्याल में खवातीन के तो सूट से इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है कि वो इतना महंगा होता है। मर्दों के सूट क्या होता है, 1500 रुपए का सूट होता है। हाँ उन्हें नहीं, बहुत मुझे आया वो कहते कमालिए का खदर 1050 रुपए में आए दिन मुझे ऐड आते रहते हैं। नहीं नहीं मैं तो इस तरह से मंगवाता हूँ कि ना वो बुरे वाला में ना सिस्टर है ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वो साथ ही तो घुमा लिया है 40-50 किलोमीटर बंदा, तो मैं कहता उधर चले जाया करो तो वहां से ना ये लेकर आया करो। मैं एक दफा वो यानी हुआ था, चूना लग गया था तो वो ना बड़ा जबरदस्त लग रहा था, वो कॉटन का लग रहा था कपड़ा, वो सस्ता सा दे रहा था तो मैंने ले लिया। तो वो तो एक ही दफा धोया वो तो मुंह बारियां हो गया। तो फिर ना उसके बाद मैंने कॉटन पहनना छोड़ दी। मैंने कहा उससे बेहतर है कि ना वरना गर्मियों में मैं हमेशा कॉटन पहनता था हमेशा ही, लेकिन उसके बाद ना वो ऐसा एक्सपीरियंस खराब गुजरा, क्योंकि होता क्या है कि घर वाले ना वो जब भी कॉटन पहनना चाहे, आपने भी कॉटन खरीदी थी, मैंने कहा चलो ना कॉटन पहनूंगा ना उन्हें याद आएगा ना वो बातें सुनाएंगे। हाँ प्रेस को सामने करना होता है, वो तो फिर उसको मसला होता है ना जिन्होंने करना होता है। हाँ चलिए अब क्या लिखा हुआ है जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में, क्या लिखा हुआ है, कहता है एक्सट्रीम केस ऑफ डीपली डिस्काउंटेड बॉन्ड विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 0 ऑल इन्वेस्टर रिटर्न्स आर गेन थ्रू द कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या मतलब है, जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी फौरन बेच देंगे, और ये भी होता है इसके अंदर कि आपने ये वैल्यू बढ़ती भी है वरना ये कोई खरीदे ही ना, लेकिन पहले भी आपको ये सस्ता मिलता है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड और ये सस्ते मिलते हैं। तो जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन होती है मार्केट के अंदर, बंदा बेच के अपने पैसे कमा लेता है, और इसके अंदर उसने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। तो कुछ तो लिखे हुए हैं मार्केट यानी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लिखे हुए हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में जब आपको आएगा तो ये आपने एक नजर पढ़ लेनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मर्जी गिवन हो वो देख लेना है, ना समझ आया तो वो मुझसे पूछ लेना। यूरो बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, क्या मतलब होता है यूरो बॉन्ड। अगर हम पाकिस्तान में कोई बॉन्ड इशू कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीस के अलावा किसी भी करेंसी में अगर हम बॉन्ड इशू करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, यूरो बॉन्ड।
अगर हम सपोज दैट उन्होंने एग्जांपल दिया है, अ यूरो बॉन्ड इज अ बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी, उस करेंसी में, दैट इज नॉट अ नेटिव टू द कंट्री। क्या मतलब है नेटिव टू द कंट्री? उसकी अपनी करेंसी। कहता है यूरो बॉन्ड इज अ बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी दैट इज नॉट अ नेटिव ऑफ दैट कंट्री वेयर इट इज इशूड। जिस मुल्क में वो इशू हो रहा है उस मुल्क की करेंसी में ना हो। यूरो बॉन्ड इज नेम्ड, इस तरह से वो कहते हैं इसके नाम भी, और ये पेपर में आपका 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। कैसे? कहता है यूरो डॉलर का मतलब क्या है? यूरो डॉलर बॉन्ड का मतलब है, कहता है बी इशूड एनीवेयर आउटसाइड ऑफ द यूएसए, क्योंकि यूएसए में यूरो का नहीं हो सकता, पाकिस्तान में यूरो बॉन्ड हो सकता है और किसी भी मुल्क में हो सकता है, लेकिन यूरो बॉन्ड यूएसए के अंदर नहीं हो सकता। फिर यूरोपियन, सॉरी यूरो डॉलर है, यूरोपियन बॉन्ड वो कहता है सारी जगह हो सकता है लेकिन जापान में नहीं हो सकता। स्टर्लिंग, यूरो स्टर्लिंग, स्टर्लिंग पता है? स्टर्लिंग पौंड का वो जैसे हम कहते हैं ना रुपया और पैसा, इसी तरह जो पौंड होता है ना, पौंड के नीचे जो करेंसी होती है ना छोटी करेंसी, उसे हम कहते हैं स्टर्लिंग। जैसे डॉलर का सेंट होता है, यानी जैसे हम कहते हैं ना 1 सेंट 2 सेंट, मतलब 100 सेंट से 1 डॉलर बनता है, 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। तो इसी तरह ये जो यूके की करेंसी पौंड है ना, उसको हम स्टर्लिंग भी बोलते हैं। यूरो स्टर्लिंग का मतलब क्या होगा कि ये इशू हो सकता है उन तमाम कंट्रीज में सिवाय यूके के। आगे अच्छा इसकी अट्रैक्शन क्या है? वो कहता है स्मॉलर पार वैल्यू एंड हाई लिक्विडिटी। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान के अंदर डॉलर का बॉन्ड इशू करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? यूरो डॉलर। क्या बोलेंगे? यूरो डॉलर। अब उसका वजह क्या है? वो कहता है स्मॉल पार वैल्यू। स्मॉल पार वैल्यू का मतलब क्या है कि पाकिस्तान, यानी अगर हम बाहर से उसके हिसाब से देखेंगे तो वो हमें $2 लग रहे होंगे, $3 लग रहे होंगे, $4 लग रहे होंगे। तो हम 2-4 डॉलर, हमें तो 2-4 डॉलर लग रहे होते हैं, अगर हम उसमें खरीद लेते हैं और जब बेचेंगे, अगर 1 रुपया वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे कितने पैसे बढ़ेंगे? अगर 5 से $6 रेट हो जाता है तो इसका मतलब है हमारा 250 रुपया या 250-300 रुपया बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्मॉल पार वैल्यू हाई लिक्विडिटी। अगर हम देखें यूरो बॉन्ड आर नॉर्मली इशूड बाय द इंटरनेशनल सिंडिकेट एंड आर अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग टूल एज नॉर्मली हैव स्मॉल पार वैल्यू एंड हाई लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है कि पार वैल्यू में छोटी सी चेंजिंग आती है लेकिन उसकी लिक्विडिटी में ज्यादा वैल्यू की चेंजिंग आती है, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं। अब आपने ये कभी देखा हो कि पाकिस्तान के बॉन्ड अमेरिका ने खरीदे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको तो नुकसान हो जाना है। या यानी जिसकी करेंसी पहले इतनी स्ट्रांग है उन्हें क्या जरूरत है हमारे बॉन्ड खरीदने की? हाँ, हम क्या होते हैं, हम तो डॉलर खरीद के रख लेते हैं, फिर जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा बेच देंगे। और ये इस वजह से ये आपको पता है कि अब उन्होंने पाबंदी लगा दिया है कि एक टाइम पर इतने डॉलर हम ले सकते हैं, ये एक टाइम पर डॉलर्स की जो पहले स्टॉक लोग कर लेते थे उसके ऊपर वो लोगों ने केस भी हो जाते हैं उनके ऊपर। उसके बाद यूरो बॉन्ड गिव इशू फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द कंट्री इन विच द ऑफर देयर बॉन्ड अकॉर्डिंग। कहते हैं कि यूरो बॉन्ड का एक ये फायदा है कि आप किसी भी मुल्क का बॉन्ड खरीद सकते हैं जो आपको लगे कि उसकी रेगुलेटरी चीजें हैं या उसका लॉ आपके लिए फ्लेक्सिबल है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क का बॉन्ड अपने मुल्क में बैठ के खरीद सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए कौन सा यूरो बॉन्ड होगा? पाकिस्तानी बॉन्ड के अलावा हमारे सारे यूरो बॉन्ड है। हम यूके का खरीदे यूरो बॉन्ड, हम यूएसए का खरीदे यूरो बॉन्ड, हम जापान का खरीदे, चीन का खरीदे, सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? यूरो बॉन्ड कहलाएंगे। और पेपर में अभी तक तो इसका कोई सवाल नहीं आया, लेकिन अगर आ सकता है तो वो इस डिनोमिनेशन के बारे में आ जाएगा और कहेगा बताओ जनाब इसका, ये लिख देगा और कहेगा इसका मतलब क्या है। आगे 4 ऑप्शन लिख देगा, उसमें से हमने एक सेलेक्ट करनी होगी। ये इसके बारे में आप सबको ही पता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, हाइब्रिड नेचर, वो 4 बातें वही IS 33 वाली, जिसका तो FR1 पिछली टर्म में पास हुआ होगा इसको तो थोड़ी टेंशन होगी, लेकिन जिसने अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है उसको कम टेंशन होगी। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या क्या बातें थी? ये इशू होता है विद हाइब्रिड कैपेसिटी,
इक्विटी भी और डेट भी। एक खास टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी के अंदर, उसका जो कन्वर्जन रेट है और डेट ऑफ कन्वर्जन है वो पहले से ही हम डिफाइन कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक दफा ये कन्वर्ट हो जाए तो दोबारा फिर वापस बॉन्ड नहीं बनते। हाँ, अगर ये कन्वर्ट ना हो तो फिर ये मैच्योर हो जाते हैं मैच्योरिटी डेट के ऊपर। यही इसके बारे में बातें हैं। अब देखिए, अ हाइब्रिड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड या कन्वर्टेबल बॉन्ड दैट कंबाइन फीचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। होगी पहली बात। एक बात ये होगी कि जो हाइब्रिड नेचर इंस्ट्रूमेंट है कि उसकी नेचर दो है, इक्विटी और डेट। कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड वारंट्स आर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड। कहता है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसने ना हाइब्रिड लफ्ज लिख दिया है कि हाइब्रिड्स का मतलब भी आपको पता है डुअल कैपेसिटी। Convertible bond are fixed interest debt security which give the holder to right to convert the bond into ordinary shares of the। अच्छा पहले बताएं, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डेट? कम मिलता है। भला क्यों? क्योंकि नहीं, टैक्स के साथ साथ इसकी ना जो फीचर है कि ये कन्वर्टेबल टू इक्विटी है, तो आप इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं और उसका जो रेट है और कन्वर्जन है वो पहले से डिफाइन है। और अगर आपको लगता है फायदेमंद तो आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लगा लेना, और अगर आपको लगता है नहीं डेट ही फायदेमंद है तो मैच्योर करवा लेना। द कन्वर्जन टेक प्लेस एट प्री डिटरमिन रेट, प्री डिटरमिन डेट। पहली बात उसने हाइब्रिड की डेफिनेशन लिखी ना, कि हाइब्रिड की डेफिनेशन में कहता है कि इसकी जो फीचर है वो कॉम्बिनेशन है इक्विटी का भी और डेट का भी, और उसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड और वारंट एग्जांपल। फिर वो कहता है कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या चीज है, कहता है आर फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटी विच गिव्स द होल्डर टू राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू। कहता है ये फिक्स्ड इंटरेस्ट। हाँ, अगर वो आपको ये कह दे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, तो क्या ये बात ठीक होगी? ये बात उसने क्लियर लिखी हुई है, ये देखें। हमने कहा है ना कि रेट फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टेबल बॉन्ड आर फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटी, इसका इंटरेस्ट फ्लोटिंग नहीं हो सकता। फिर वो कहता है गिव द होल्डर राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू, फिर आगे तो वही बात उसने उसकी फीचर बताई है इसका। द कन्वर्जन टेक प्लेस प्री डिटरमिन रेट, प्री डिटरमिन डेट। If the conversion does not take place, the bond will run its full life and redeemed on। अगर वो redeem कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर अपनी पूरी लाइफ के बाद वो redeem हो जाएगा। Conversion rate after often vary over time, ये हमने IAS 33 में भी पढ़ा था कि अगर 3 साल बाद कन्वर्ट होता है तो ये रेशियो है, अगर आपने 4 साल बाद कन्वर्ट करवाना है तो ये रेशियो है। तो फिर उसमें से हम डिफाइन करेंगे। कहते हैं ओवर टाइम कन्वर्जन है ना वो वेरी करती है। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि क्या एक के बदले भी हो सकता है कि जी 3 साल बाद करवा ले 4 साल बाद करवा ले? नहीं, आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। रेट और डेट पहले डिफाइन होगी, फिर आपको 3 साल बाद चाहिए तो 3 साल बाद करवा लेना, 4 साल बाद चाहिए तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन रेट चेंज होगा, आपका डेट कंपनी ने ज्यादा इस्तेमाल किया। Once converted, convertible security cannot be converted into back original fixed return सिक्योरिटी। कहता है एक दफा अगर वो चेंज कन्वर्ट हो जाए दोबारा कन्वर्ट वापस सिक्योरिटी में नहीं होगा, फिक्स सिक्योरिटी में नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल बातें अगर हम, क्योंकि पेपर में यही सवाल आ सकता है अगर आ गया, तो ये तो सिंपल उसने वारंट के बारे में बताया हुआ कि क्या होता है। पहली बात उसने कहा कि हाइब्रिड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसकी फीचर कंबाइंस होती हैं डेट और इक्विटी, और कन्वर्टेबल बॉन्ड और वारंट उसकी एग्जांपल है। फिर उसने कहा है कि जी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटी व्हिच गिव्स द होल्डर अ राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी, जो कि अपने होल्डर को राइट देता है कि वो अपने जो बॉन्ड्स है वो इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर ले। फिर ये बातें मेरे लिए ख्याल के 4 बातें किसी को भी भूल सकती हैं। कौन सी? कहते कन्वर्जन टेक प्लेस प्री डिटरमिन रेट और प्री डिटरमिन डेट। फिर दूसरा, इफ द कन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस,
इट विल बी रिडीम्ड आफ्टर लाइफ या एट मैच्योरिटी, फिर कन्वर्जन इज वेरी ओवर टाइम, और इफ कन्वर्जन टेक प्लेस देन इट विल नॉट बी कन्वर्ट इनटू ओरिजिनल फिक्स्ड डेट सिक्योरिटी। बस, और ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सारी आपने काट देनी है। पेपर में अगर आ भी जाए तो आप खुद कर लोगे। ये सारी चीजें हमने आगे पढ़ लेनी है। मतलब पेपर में आपको ये जो बातें हमने की है ना, अब मुझे खुद बताओ आप कैसे कन्वर्जन वैल्यू फाइंड करोगे? इस तरह से करते हो ना कि वो कहता है जी 4 शेयर हमें मिलेंगे हर 100 रुपए बॉन्ड के बदले, तो हम क्या करते थे, जो सारी वैल्यू थी उसको 100 रुपए पे डिवाइड कर देते थे और मल्टीप्लाई कैसे कर देते थे, 4 से। और अब हमने एक और काम करना है और 4 को आगे मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और ये सारे का सारा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इस यहां पर टाइम जाया करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे का सारा हमने आगे जाकर पढ़ना है। सिर्फ एक चीज हमने देखनी है, ये पेपर में आपको 4 नंबर का आ सकता है। कहते हैं कि जनाब मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे पता चलेगा? कहते किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? कहते सबसे पहले आप देखें कि एक अगर स्ट्रेट डेट है, स्ट्रेट डेट का मतलब क्या होगा, जो कन्वर्टेबल नहीं है, यानी आपने एक बॉन्ड खरीदना कन्वर्टेबल बॉन्ड और एक आम बॉन्ड मिल रहा है 100 रुपए का, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड कितने का मिलेगा? कम पैसों का या ज्यादा पैसों? ज्यादा पैसों का, क्योंकि इसमें जब रेट कम होता है, इसमें रेट कम होता है ना, रेट और मार्केट, मार्केट वैल्यू कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं? रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, ज्यादा। रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी या ज्यादा? ये तो क्यूएम में भी सवाल भी पेपर में आता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो कहता है द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, ये 4 ऑप्शन में भी आ सकती हैं, अलग से सवाल भी आ सकता है, और ये आपको वैसे भी पता है। कहता है जो बॉन्ड है अगर वो कन्वर्टेबल नहीं होगा तो कितने का होता, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। फिर वो कहता है करंट कन्वर्जन वैल्यू पर भी डिपेंड करके, आज अगर लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं तो वो कितने में करवा रहे हैं, कितने शेयर्स उनको मिल रहे हैं, शेयर्स की वैल्यू क्या है, और द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर कन्वर्जन में टेक प्लेस। और ये बात मार्केट एक्सपेक्टेशन एज टू फ्यूचर इक्विटी रिटर्न, इसका मतलब भी बता सकता है। द मार्केट एक्सपेक्टेशन फ्यूचर इक्विटी रिटर्न, हाँ, कि अगर मैं कन्वर्ट करवा लेता हूं तो इक्विटी के ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात स्ट्रेट डेट की वैल्यू क्या है, दूसरी बात आज कन्वर्जन वैल्यू क्या है, तीसरी बात कि कितने टाइम के बाद कन्वर्ट होना है, लेंथ ऑफ टाइम बिफोर कन्वर्जन में टेक प्लेस, 3 साल बाद करवाना है, 4 साल बाद करवाना है, 5 साल बाद करवाना है, और फ्यूचर इक्विटी रिटर्न, इसको रिस्क भी कहते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद दीज रिटर्न। तो मेन यही वैल्यू है फ्यूचर इक्विटी रिटर्न। तो कौन सी 4 बातों पर डिपेंड करता है? स्ट्रेट डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रेट डेट, करंट कन्वर्जन वैल्यू, लेंथ ऑफ टाइम और फ्यूचर इक्विटी रिटर्न। इन 4 चीजों के ऊपर इसकी मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है। उसको फाइंड कैसे करना है वो हमने बाद में देखा। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी आपने पढ़नी है। अगर मैं इस बुक से कहूं तो इस बुक में आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सारी बातें हो गई हैं। एक छोटा सा बैंक लोन है वो आपने खुद पढ़ लेना, नहीं समझ लगेगी तो मैं वो भी बता दूंगा। तो कल यहां तक हमारा हो गया, बोरिंग सिस्टम आपका अब खत्म हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा कल से अदर कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने मेरे नहीं ख्याल के पढ़े होते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये मजा भी आता है पढ़ने का, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट करेंगे।